एक बार क्या हुआ, जंगल में बड़ी भयंकर आग लगी हुई थी। सभी जानवर, पशु पक्षी त्राहिमाम हो रहा था। आग बढ़ती जा रही है जंगल में। बड़ा दुख का विषय हो गया जंगल के जीव जंतुओं के लिए। तो उन जीव जंतुओं के राजा बब्बर शेर ने एक सभा बुलाई। कहा कि आओ, आके निर्णय लेते हैं कि इस भयंकर आग से कैसे बचा जाए। अब साहब सारे जानवर इकट्ठे हो गए, शेर, चीते वगैरह, हिरन, कुत्ता, बिल्ली सब इकट्ठे हो गए। वहां चर्चा हुई कि आग को किस तरह से बुझाया जाए। किसी ने कहा कि आग के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए तो आग बुझाई जा सकती है। किसी ने कहा आग के ऊपर रेत डाल दिया जाए तो आग बुझाई जा सकती है। हाथी ने कहा कि साहब ऐसा है, जंगल के बीचों बीच नदी बह रही है, हम सब लोग जाएं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पानी लेकर के आएं और आग पर डाल दें, आग बुझाई जा सकती है। सर्वसम्मति से हाथी का विचार पारित हो गया। सभी जानवरों को आदेश दिया गया, जाओ और जाकर अपनी क्षमता के अनुसार पानी लेकर के आओ और आग पर डालो। तो एक छोटी सी चिड़िया, गोरैया, आपने कत्थई रंग की चिड़िया देखी होगी बिजली के तारों पे या फिर पेड़ की शाखाओं पे बैठी हुई, वो छोटी सी चिड़िया नदी में अपनी चोंच में पानी भरकर चली कि आग पे डालेगी। अभी उड़ के जा ही रही थी कि एक पेड़ की शाख पे बैठा हुआ कौवा कहने लगा, अरे चिड़िया, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? इतनी भयंकर आग लगी है और तेरे जरा से एक बूंद पानी से क्या फर्क पड़ने वाला है? जा और जाकर अपने घोंसले में आराम कर, तो जल जाएगी, झुलस जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। तो चिड़िया ने कहा, सुनो, मैं अपनी चोंच में जितना भी पानी आ रहा है वो इसलिए लेकर के नहीं आ रही हूं कि उससे आग बुझाई जा सकती है। मैं पानी इसलिए लेकर के आ रही हूं कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम वफादारों में आएगा, गद्दारों में नहीं आएगा। तो वो जो छोटी सी चिड़िया थी ना, जो पानी लेकर के जा रही थी, जिसकी चोंच में पानी आ ही नहीं रहा था, वो चिड़िया मैं हूं। मेरे यहां खड़े होकर बोलने से आग बुझ जाएगी गारंटी नहीं है, तो आग बुझाने आया ही नहीं हूं। मैं इसलिए आया हूं कि जिस दिन इस समाज की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम वफादारों में आएगा, गद्दारों में नहीं आएगा। मैं अपनी बात कहने आया हूं कि समाज कैसे बर्बाद हो रहा है। ये जो सारे युवा खड़े हुए यहां पर और ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये सब स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जानते स्कूल और पढ़ने के लिए आप क्यों भेजते हैं उनको? आपके मन में एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो इसे एक नौकरी मिलेगी। नौकरी में भी विशेष रूप से उम्मीद करते हो कि इसे सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं सही कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। हाँ जी, ये उम्मीद करते हो कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए। ये एक उम्मीद होती है, सभी की उम्मीद होती है और उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि आपका नौकरी का जो सपना था वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण देके सफल किया था। आपके समाज के लोगों को नौकरी मिली। इसी मोहल्ले में देखो, इसी मोहल्ले में देखो कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी। जरूर मिली थी, जरूर मिली थी। वो केवल इस वजह से मिली क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण दिया, वरना ये बनिया बामन ठाकुर जो थे, ये जो अपनी मटकी छूने पर आपकी हत्या कर देते थे, जो आपकी परछाई उनके पर पड़ जाए तो वह अपवित्र हो जाते थे। आपको लग रहा है वो आपको नौकरी देते? Bloody damn, these people were not able to provide you the jobs. हो ही नहीं सकता था कि आपको जॉब दे दे। ये तो बाबा साहब का एहसान था। और सुनो, वो जो सारे पढ़े लिखे ये सोच रहे ना नौकरी अपने दम पे लिए, मूर्ख है वो लोग, बेवकूफ है वो लोग। एहसान मानना चाहिए, बाबा साहब की बदौलत उन्हें नौकरी मिली है। बाबा साहब का एहसान था उनके ऊपर, लेकिन वो एहसान मानने को तैयार नहीं है।
अब बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण, बाबा साहब के दिए हुए वरदान को बनिया बामन ठाकुर जो सत्ता में पहुंच गए हैं वो नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये जो भविष्य इन बच्चों का जो उम्मीद कर रहे हो कि इन्हें नौकरियां मिलेंगी, नहीं मिलने वाली। जानते हो क्या हुआ है? अब मतलब जो मैं बताने जा रही है आपके नेता को बताना चाहिए। नेता को तो नोट गिनने से फुर्सत नहीं है ना। आपका नेता जो है वो तो गुलाबी रंग के नोट गिनता है बैठ के, आपको ठगता है, आपको लूटता है। ये जो बात बताने जाए ये नहीं बताएगा। जानते हो हुआ क्या? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं अंटरू टंटरू आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री भी कोई बात कहता तो उसे हल्के में लिया जा सकता था, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? आपका बच्चा जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पैदा हुआ, जब नौकरी निकलती थी चेन्नई में, जब नौकरी निकलती थी कलकत्ता में, जब नौकरी निकलती थी बंबई में, जब नौकरी निकलती थी चंडीगढ़ में, भारत के किसी भी राज्य में नौकरी निकले तो भर सकता था फॉर्म और उसे वहां आरक्षण मिलता था। लेकिन वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई है, इस वर्तमान सरकार ने आपके आरक्षण को आपके उत्तर प्रदेश तक ही सीमित कर दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। दिल्ली में कोई वैकेंसी है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, पंजाब में कोई वैकेंसी है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में कोई वैकेंसी है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के किसी राज्य में भी आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। पहले मिलता था। अब ये बताओ, ये बात बढ़िया हो गई या खराब हो गई? आवाज नहीं आ रही मुझे? खराब हो गई, खराब। जब ये बात खराब हो रही थी, जब ये काम किया जा रहा था, तो बताओ तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? तुम्हारे नेता को आवाज उठानी चाहिए थी, नहीं उठानी चाहिए थी? उसे यहां आकर के खड़ा होकर के आपको बताना चाहिए था कि आपकी बर्बादी की जा रही है, लेकिन आपका नेता आपके बीच में नहीं आया। उसे आना चाहिए था। उसकी जिम्मेदारी मैं निभाने के लिए खड़ा हूं यहां पर, वो नहीं आया बताने, और आपकी बर्बादी तय कर दी गई। और बात अगर यहीं रुक जाती तो खत्म हो सकता था मामला। बात यहां नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। आपके जो बच्चे हैं ना, ऐसे नहीं सारे गधे ही हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे आपके परिवार में होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 90% लाते हैं, 95% लाते हैं, उससे भी ज्यादा ले आते हैं। तो क्या होता था, उनकी जो रैंक अच्छी आती थी उसकी वजह से उन्हें एससी की लिस्ट से निकाल के जनरल में दे दिया जाता था। जब वो जनरल में चले जाते थे तो एससी की लिस्ट में किसी एक गरीब के लिए एक सीट बच जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान मनुवादी सरकार ने ये सिस्टम खत्म कर दिया। जब ये सिस्टम खत्म हो रहा था तो बताओ तुम्हारा नेता कहां सो रहा था? जब ये सिस्टम खत्म हो रहा था, सब हमारे नेता ही सो रहे थे। सब सो रहे थे। नेता छोड़ो, मैं कह रहा हूं नेता छोड़ो, हम क्या कर रहे थे? हमारे पक्ष के नेता ही सो रहे थे। हम, नेता तो सो रहा है, हम क्या कर रहे थे? आज मेरी आंख खुल गई तो मैं आके खड़ा हो गया है आपको बताने के लिए। आपको तो पता भी नहीं था यार, आपको तो पता भी नहीं था। आप तो अनभिज्ञ बैठे हुए थे, ना तो आपको पता था, ना आपने पढ़ने की जहमत उठाई, ना आपने जानकारी लेने की जहमत उठाई। तो आने वाले समय में क्या होगा? आपका आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। बात अगर यहीं रुक जाती तो खत्म हो जाती। बात और आगे बढ़ी। अब तो सर्वोच्च न्यायालय, अगर प्रधानमंत्री कहता तो हल्के में ले लेते। भारत की सबसे बड़ी अदालत क्या कह रही है? एक बात बताओ, इन एससी एसटी के लोगों को आरक्षण कब तक दोगे? इसकी समय सीमा निर्धारित करो। कौन कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इन एससी एसटी को कब तक आरक्षण दोगे, समय सीमा निर्धारित करो। इसका मतलब क्या हो गया? खत्म। आपका आरक्षण कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तलवार लटक गई। जब ये तलवार लटक रही थी तो तुम्हारे समाज के 131 सांसद जो संसद में बैठे हुए हैं वो सारे मौन थे, क्योंकि सारे के सारे कुत्ते बैठे हुए हैं ना। मालिक के पट्टे गले में पड़े हुए हैं। मालिक कहता है भौंको तो भौंकते हैं, मालिक कहता है काटो तो वो काटते हैं। समाज की नहीं सुनते। बाबा साहब को बड़ी उम्मीद थी
कि आपके समाज से जो बंदा चुन के जाएगा वो आपके समाज की आवाज उठाएगा, पर ये हो ना सका, और अभी ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हम नफस, तो मुझे जवाब दे या ना दे। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आ जाता है, नेता को ख्याल नहीं आता, वरना इस मंदिर पे खड़ा होता नेता और आपको बता रहा होता कि बर्बादी हो गई। अगर इतनी बात होती तो बात खत्म हो जाती, इतनी ही बात होती तो बात खत्म हो जाती। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक और टिप्पणी करी, आपको जानकर कान के पर्दे हिल जाएंगे। प्रधानमंत्री कहे तो बात को हल्के में लिया जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी अदालत कह रही है, जानते हो क्या कह रही है? आपका संविधान आपका मौलिक अधिकार है ही नहीं। बात समझ में आई क्या कह दिया? अधिकार ही नहीं। आपका संविधान में लिखा हुआ आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है तो इसे जब मर्जी चाहो खत्म किया जा सकता है, और खत्म हो रहा है। और एक चीज और बताओ, इस आरक्षण का फायदा आप लोगों ने उठाया है, और जिन लोगों ने उठाया जानते हो उनके हाल क्या हुए? मैं इसी मोहल्ले में पला बड़ा हुआ हूं, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी सरकारी नौकरी लगी है, काम पे नहीं जाते थे, पूरे दिन दारू पी के पड़े रहते थे, यहाँ तनख्वाह लेते थे, देखा है मैंने इन लोगों को, पूरी लेते थे। हम लोगों ने आरक्षण का नाजायज फायदा उठाया है। ऐसे लोग थे जो हाजिरी तक लगाने नहीं जाते थे, डिपार्टमेंट से लोग उठाने आते थे, उन्हें चलो काम पे चलो, और वो दारू पी के पड़े रहते थे। और बड़ी शर्म की बात है, इसी मोहल्ले में दिखा दूंगा, समाज में हमारा आदमी दारू पी के पड़ा हुआ है और बहन बेटी बाहर बर्तन मांजने जा रही है। और ये मुझे लगता ताली वाली बात नहीं है, ये शर्म वाली बात है हमारे लिए। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किस व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। मैंने यहां देखा है इसी मोहल्ले में शराब पी करके अपने बाप का मुंह पीटते हुए देखा लड़कों को। मेरे मुंह पे बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये संस्कार है तुम्हारे। सही कह रहे हो। जिस समाज के संस्कार बर्बाद होते हैं वो समाज कभी सबल नहीं हो सकता। तो तुम्हें बर्बादी से कौन रोक सकता है? कौन रोकेगा तुम्हें बर्बादी से? हमारे तो खुद के कर्म खराब है। हमने कभी चिंता ही नहीं की, हमने चिंता नहीं की कि हमारा आरक्षण हमारे हाथ से निकल रहा। कब चिंता करी हमने? आज निकल रहा है हाथ से। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।